आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट? एस एसआरटी विल बी आस्क्ड इन साइकोमेट्रिक टेस्ट। पूछा जा सकता है चेतना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी आस्क्ड, राइट? इट इज़ नॉट कन्फर्म व्हिच इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड। कौन सा पूछा जाएगा ये नहीं पता है, ये नहीं कन्फर्म है, लेकिन हमें प्रिपरेशन तो सारी करनी है ना, कि कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप उसको कर पाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। तो जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो कुछ भी पूछ लिया जाए आप आसानी से कर पाओगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी आएगा, उस पे भी कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी आपको 2 और क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम लोग बेसिकली एसआरटी को डिस्कस करेंगे और इमेज रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चंस उनको डिस्कस, राइट? तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, राइट? हाँ, कादम्बनी जी 5 पैराग्राफ मीन्स 5 सैंपल ऑफ आंसर्स, ठीक है? 5 तरह के आप पर्सपेक्टिव बनाइए अपने बारे में, 5 तरह के पर्सपेक्टिव बनाइए पेरेंट्स के बारे में, 5 तरह के पर्सपेक्टिव बनाइए अपने फ्रेंड्स के बारे में। इस तरह से 5-5 तरह के जब बनाओगे, तो फिर जब आपको एक्चुअल में लिखना होगा तो आप बहुत फास्ट लिख पाओगे, क्योंकि आपके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी आप होमवर्क करके जा रहे हो, है ना? डायरेक्टली अगर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार क्या लिखें, क्या नहीं लिखें। लेकिन आप जब 5-5 तरह की चीज़ें अपने माइंड में अपने बैठा के जाओगे तो आपको सोचना कुछ नहीं पड़ेगा, फटाफट से लिखते चले जाओगे सारी चीज़, राइट? तो इस वजह से 5 बार 5-5 पैराग्राफ बनाइएगा तो आपको कुछ एडिशनल पॉइंट भी उसमें मिल जाएँगे। जो मेन पॉइंट है उसको आप हाइलाइट करके रखना कि जो ये पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं, राइट? तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल, राइट? क्लियर है? नाउ मूविंग टू टुडेज़ टॉपिक। आज का टॉपिक जैसे कि मैंने बताया इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएँगे, राइट? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं आपको पता है? ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार। हमारे भारत में जितने जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ही बेसिकली ह्यूमन राइट्स हैं, कह सकते हो आप। क्योंकि वो हमारी लाइफ़ को और हमारी हमारे से रिलेटेड जितनी भी तरह के राइट्स हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। ह्यूमन जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट? जितने भी तरह की हमारी स्वतंत्रता हो सकती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशन होता रहता है, ठीक है? जैसे आप आईबी में देखो या अगर आप डिफेंस में आओगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वायलेशन मिलेगा। इससे लेकर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शिवरूप कह रहे हैं सर आपने बताया वो ही राइट डाउन, केवल उनको राइट डाउन करने से नहीं होगा, उसमें से आप अपनी क्वालिटीज भी तो देखो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, उसके बेसिस पे आप और एडिशनल चीजें बना सकते हो, राइट? तो कौशल ओके, मैं देख लूंगा उसमें अगर कुछ मिस्टेक है तो आई आई विल एडिट इट और मैं जो भी मिस्टेक है मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, नो नो वरी। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? यू कैन हाईलाइट मी दैट इफ देयर इज अ मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर, राइट? तो नाउ मूविंग टू टुडेज टॉपिक। अब समझिए जरा, इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि अभी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अब आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप बोर हो जाओगे कि क्या पढ़ रहे हैं बैठ के, है ना? तो मैं थोड़ा सा आपको एडिशनली चीज़ें बता देता हूँ अलग से, जो आपको याद रखनी है, ठीक है? जब वो चीज़ें आपको पता होंगी तब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। आप समझ में कब आएंगी? जब आप थोड़ा सा उसको अलग तरीके से, ठीक है? समझ में आ रही है बात सभी सभी को? समझिए। हाँ, प्रॉब्लमेटिक बन सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, बिल्कुल सचिन। इफ दे आस्क अबाउट आवर ओपिनियन ऑन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारी चीजें आपको क्लास के बाद समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सबसे पहली बात आती है ये किस तरह की बॉडी है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। आप ध्यान रखेंगे, स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है? स्टेचुटरी बॉडी क्या क्या मतलब होता है? स्टेचुटरी बॉडी वो होती है जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। आपने सुना होगा 2 तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल, सुना है कि नहीं सुना है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्सेस स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है? हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टेचुटरी बॉडी क्या होती है, इसको कैसे आप इलैबोरेट करोगे? आपसे ही पूछा सकता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि ये स्टेचुटरी बॉडी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी बॉडी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, राइट? विच बॉडी विच इज मेंशन और विच ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, ऑलरेडी मेंशन, राइट? कोई भी ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। जैसे आपका फाइनेंस कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन क्या है, अंडर आर्टिकल जो है ये आपका आता है 280, ठीक है, संविधान के 280 अनुच्छेद के अंतर्गत आपका आता है। तो संविधान के थ्रू इसको जो है पावर मिली है, संविधान में इसको डिस्क्राइब किया गया है, इस वजह से इसको संविधानिक बेसिकली बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, संवैधानिक निकाय बोलते हैं बेसिकली, राइट? तो फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है कि स्टेचुटरी बॉडी है। बात समझ में आ रही है? स्टेचुटरी बॉडी में और बेसिकली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है? यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बोलिए हाँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू लर्न, इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब स्टेचुटरी बॉडी समझते हैं। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन इसको इसके लिए एक अदर हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें अलग से क्या किया गया है, लॉ बना दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर पार्लियामेंट के थ्रू कोई लॉ बनाया जा रहा है, कोई स्टेच्यूट बनाया जा रहा है, तो उसको हम स्टेचुटरी बॉडी आएगी। मतलब ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से, राइट? पार्लियामेंट से क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। कोई भी स्टेचुटरी बॉडी है तो उसका ओरिजिन कहाँ से होगा, पार्लियामेंट से होगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट जारी किया होगा, कोई एक्ट, कोई कानून बनाया होगा, तभी तो ये स्टेचुटरी बॉडी है। समझ में आ रही है? तो ये पार्लियामेंट ने कौन सा संविधान कानून बनाया, इसमें आप ध्यान रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है आपका 1993 का, 1993 में बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है पार्लियामेंट ने बनाया, जिसकी वजह से जो है 1993 में ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हो पाया, ठीक है। अब ये बनाया क्यों, इसके पीछे कारण क्या था? कुछ ना कुछ कारण होगा डेफिनेटली। पार्लियामेंट को क्यों अलग से लॉ बनाना पड़ा, अलग से कानून बनाना पड़ा? तो इसके पीछे इससे पीछे सबसे बड़ा जो कारण था, इसके पीछे बनाने के पीछे, पार्लियामेंट को बनाने के पीछे इसके जो सबसे बड़ा कारण था वो था पेरिस प्रिंसिपल, पेरिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये पेरिस प्रिंसिपल्स जो थे ऑफ ह्यूमन राइट्स, पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स थे। ये क्या हुआ कि 1991 में, ये कब बने थे, 1991 में, 1991 में जो हमारी यूएन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हैं, उसने क्या किया, एक ह्यूमन राइट्स को लेकर के एक बेसिकली लॉ बना दिया, एक एक प्रिंसिपल तैयार करके रख दिया, जिसको हम लोग पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनसे कहा आप भी अपनी कंट्री में एक ऐसी कोई संस्था या ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ ना कुछ आपको करना है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ ना कुछ संस्था बनानी है। तो ये जो पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1993 में बने थे, इसके बेसिस पे आपको, आप ध्यान रखेंगे, इसके बेसिस पे ही पार्लियामेंट को क्या करना पड़ा, यहाँ पे ये एक्ट बनाना पड़ा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट क्यों पास करना पड़ा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के कारण, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही सभी कंट्रीज को क्या करना था, ह्यूमन राइट्स को लेकर के कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना था। एक कम से कम ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस पे काम करे, ठीक है। तो पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे ही जो है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है बना है। बेस्ड किस पे है, आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस पर बेस्ड है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। You can say in that case it is based on Paris Principle of Human Rights, which was enacted in 19 which was passed in 1991 और इनेक्ट हुआ था 1993 में। 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। इसी तरह 1993 में जब ये लागू हो गया तो यहाँ पे पार्लियामेंट को भी लॉ बनाना पड़ा। पार्लियामेंट में लॉ बना के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है यहाँ पे फॉर्म कर दिया था, इसकी शुरुआत कर दी थी।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ रही है सारी बातें? तो बोलिए हाँ। अब ये जो हमारा एक्ट है ना, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, यही ऑथराइज करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑथोराइज, ऑथराइज करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो स्टेट लेवल पर भी क्या कर सके, ह्यूमन राइट्स कमीशन बना सके। ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो बनता है वो किस बेसिस पे फॉर्म होता है, वो उसका बेसिस यही एक्ट है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, यही बेसिकली जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है। इसी के बेसिस पे ही क्या बनती है, हमारी स्टेट पे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बनती है वो इसी एक्ट के थ्रू, मतलब जो पावर मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? दिस इज द ओवरव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बाकी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, आईबी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। शंकर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग, तो समझते चलिए, बाकी इधर उधर की चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लास्ट में कर लेना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया? देन वी विल मूव टू द थ्योरी सेक्शन। ठीक है, पहली चीज इसमें देखो, याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बन रहा है? 1993 में बन रहा है। ठीक है, किसके थ्रू बन रहा है? देखो, पहली चीज ये स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी मतलब इसको पार्लियामेंट ने लॉ बना के इसको स्थापित किया है। तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया होगा, राइट? कौन सा लॉ बनाया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाया, जो कि 1993 में बना था। उसी के 1993 के बेसिस पे ही आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन बन गया। अब ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो चाहे स्टेट ह्यूमन राइट की कमीशन की बात हो, दोनों को पावर इसी एक्ट के थ्रू मिलती है। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू ही दोनों को क्या मिलती है? पावर मिलती है। दोनों क्या करते हैं? दोनों को फॉर्म किया जा सकता है। राइट, अब इसको बनाने की नीड क्या थी, क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था, ये बेसिकली इनेक्ट हो चुका था। ठीक है, यूएन द्वारा, और यूएन ने पहले ही बता दिया था 1991 में कि सभी कंट्रीज को ह्यूमन राइट्स के प्रति कुछ ना कुछ करना है अपनी कंट्रीज में। तो कुछ ना कुछ करना है, तो करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए ना, तभी तो उस फील्ड में वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की गई। ठीक है, तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके बेसिस पे फॉर्म की गई? पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स के बेसिस। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है 1991 में आया था, लेकिन इनेक्ट कर दिया गया था 1993 में। ठीक है, बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी इनेक्ट कर दिया गया। राइट, क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSCIO के टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं। राइट, साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। ठीक है, जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ मूविंग टू द थ्योरी सेक्शन। अब यहाँ पे भी वही चीजें हैं, जस्ट आप समझते चलिए, फटाफट से मैं आपको समझाता चलूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको थ्योरी में दिया हुआ है ना, थ्योरी में इसलिए दे देता हूँ ताकि जब आप रिवाइज करोगे ना, आपको ये पॉइंट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, केवल आप रिवीजन करोगे तो आपको थोड़ा थ्योरी मिलेगा, तो आपकी माइंड में चीजें बैठी रहेंगी। राइट, तो समझिए, यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? एक एंटिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका मिशन क्या है? प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन राइट्स के लिए ही बेसिकली इसको बताया गया है, बनाया गया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, ये क्या है कि स्टेचुटरी बॉडी है, मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, ये किसके अंडर एस्टैब्लिश्ड हो रहा है? ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा जो है इसको बनाया गया, इसीलिए इसको स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले से संविधान में नहीं थी, बाद में एक्ट बनाया गया, उसके बाद इसको इंक्लूड किया गया है ना। तो ये चीज ध्यान है।
बाकी करेंटली चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन जो है अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा इज द चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट। अब इससे रिलेटेड की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ये क्या है, एक वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, वॉच डॉग। वॉच डॉग समझ में आप लोग समझते हो क्या होता है? प्लीज लेट मी नो, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए मेरे को, वॉच डॉग का मतलब क्या होता है। सभी लोग बताएंगे वॉच डॉग का मीनिंग क्या होता है। अगर पता है तो बताइए, अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिए, एन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं बता दूंगा। अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से बताओ कमेंट करके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉच डॉग। केयर टेकर, चंदन, वेरी गुड। यस सर, टू ऑब्जर्व, वेरी नाइस। केयर टेकर, ओके। देखो वॉच डॉग का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आपने घर में कोई डॉग पाल रखा है, ठीक है। अब डॉग क्या कर रहा है, अगर कोई भी किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई चोर आ जाता है आपके घर में, या कोई अपरिचित व्यक्ति आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो डॉग क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है, ठीक है। भौंकना शुरू कर देता है, इसका मतलब क्या है, डॉग आपको बताना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा आपके घर में आ गया है जो उससे परिचित नहीं है, ठीक है। मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो कि फैमिलियर नहीं है ना। तो उसी तरह से वॉच डॉग का काम कौन कर, वॉच डॉग का मतलब होता है ये केवल देख सकता है, निगरानी कर सकता है, लेकिन एक्शन नहीं लेगा। वॉच डॉग केवल क्या है, जाके उसको काट नहीं लेगा उस आदमी को, लेकिन अपने मालिक को बताएगा जाके कि हाँ देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जो व्यक्ति है जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, राइट। समझ में आ रही है। तो निगरानी करने का काम एक तरह से कह सकते हो, ओवरलुकिंग का काम जो एक तरह से देखने का काम सही तरीके से ह्यूमन राइट्स का कहीं वॉयलेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन राइट्स उसको वॉयलेट तो नहीं किया जा रहा, उसको देख रेख करने का काम किसके पास है, देख रेख करने का जो यहाँ पे राइट्स है वो किसके पास है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी के पास है। समझ में आ रहा है। हाँ, हु केयर्स अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल, वेरी गुड आरती, वेरी नाइस। वॉच डॉग और एक हॉन्ड होता है, ठीक है, हॉन्ड जिसको बोलते हैं, हॉन्ड जो होते हैं, हॉन्ड ये वॉच डॉग और हॉन्ड में फर्क होता है। हॉन्ड क्या करते हैं, हॉन्ड जो होते हैं ये जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, उनको हम लोग हॉन्ड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, काट लेते हैं। जबकि वॉच डॉग क्या होता है, ये केवल भौंकते हैं, है ना। ये केवल भौंकते हैं, ऐसे समझिए, जो केवल बता रहा है अपने मालिक को कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति घुस रहा है, केवल बताने का काम करेगा तो वॉच डॉग है। अगर वहीं वो एक्शन लेना भी शुरू कर दे उसके अगेंस्ट, तो वो हॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीजें होती है, लेकिन आपसे नहीं पूछी जाएंगी, मैंने आपको जस्ट बता दिया यहाँ पे। एडिशनली वॉच डॉग मेनली आप याद रखोगे, ये अपनी तरफ से कोई पेनल्टी नहीं देगा, कोई सजा नहीं सुनाएगा, लेकिन बस इन्फॉर्म करेगा कि हाँ ये इस पर्सन ने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। तो एक्टिवली जो रिपोर्ट है किस तरह की चीजें है वो सारा कौन बनाएगा यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, लुक ओवर द राइट्स दैट आर रिलेटेड टू लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ह्यूमन राइट्स क्या है, लाइफ ही तो है, कि आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई आपको समस्या तो नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने मारने की कोशिश की, तो ये प्रोटेक्शन, ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट। जैसे आपने देखा होगा सुसाइड जो होता है, ठीक है, कुछ लोग अपने आप को ही मारने की कोशिश करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनको ही जेल हो जाती है। क्यों जेल हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे आप खुद भी अपने आप को मारने की कोशिश करो, वो भी एक तरह का क्राइम है, ठीक है। तो इस वजह से वो बेसिकली जो है लाइफ को कनेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ भी खुद से नहीं खत्म कर सकते, राइट। तो सिंपली जो है आप ध्यान रखिए, ये हमारे ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत है। इसीलिए अगर आप सुसाइड करते हो तो आपको ही जेल में उठा के डाल दिया जाएगा, अगर आप बच जाते हो तो, है ना। तो सुसाइड वगैरह कभी अटेम्प्ट मत करना कोई भी। अब इसके अलावा देखो डिग्निटी, डिग्निटी मतलब आपको इक्वलिटी मिल रही कि नहीं समाज में, आपको आपकी प्रतिष्ठा है कि नहीं, ये चीजें। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता है कि नहीं, आप जो चाहो वो काम कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। इक्वालिटी मतलब आपको बराबरी का मौका मिल रहा है कि नहीं, जैसे आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सभी के लिए बराबर है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई कहीं से भी आ रहा हो, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी कास्ट का हो, अप्लाई कर सकते हैं ना। ये सारी चीजें जो है इक्वालिटी, ये सब ह्यूमन राइट से संबंधित है, राइट। क्लियर है। अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑल्सो अलाउड स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये मैंने आपको बता ही दिया।
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो है, ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर देता है कि वो स्टेट लेवल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा सके, क्रिएट कर सके, स्टैब्लिश कर सके। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट स्टैब्लिश इन कंप्लायंस विद द पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1991। ठीक है, जो पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये 1991 में ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन इसको इनैक्ट या फिर इनैक्ट कर दिया गया था 1993 में। तो 1993 में वो इनैक्ट कर दिया गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के बेसिस पे ही हमारा जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है स्टैब्लिश किए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपोजिशन समझ गए तो फिर आपसे बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में आएगी जब कंपोजिशन बताने की बात, राइट। क्लियर है, तो यहाँ पे समझिए जरा, यहाँ पे कौन कौन होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। ये इन 4 को आप फुल टाइम मेंबर्स बोल सकते हो, ये जो होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, राइट। 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 जो होते हैं डीम्ड मेंबर्स होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे जो है आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको एक जो होता है एक चेयरपर्सन होगा और बाकी के 4 मेंबर्स होंगे, राइट। यहाँ पर समझ में आ रही है। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, उसको भी अभी लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि 4 मेंबर्स होते कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज, जो चेयरपर्सन होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो चेयरपर्सन होंगे वो क्या होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अगर ये पद उनके पास नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है चेयरमैन बनने के लिए, चेयरपर्सन बनने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। समझ में आ रहा है? बिल्कुल प्रभात, राइट। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करेंगे, बाकी जुडिशरी तो सभी चीज़ों के लिए आ जाती है, चाहे ह्यूमन राइट्स हो चाहे किसी तरह का वायलेशन हो, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मेनली आप ये समझिए, जो पर्सन होंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन होंगे, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। या फिर मतलब जज हो व्यक्ति वही बन सकते हैं या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, राइट। इसके अलावा एक मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और या फिर जो चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट के, ठीक है। आप इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि टोटल जो आपके यहाँ पे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके नीचे कौन होते हैं, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो एक मेंबर जो होंगे इसके, जो 1 मेंबर जो होंगे वो जज हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब देखो इसके ठीक नीचे आ गए हम लोग, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सेकंड वाले नंबर पे आ गए यहाँ पे। अब इनके नीचे कौन आएगा, अब सुप्रीम कोर्ट से अगर नीचे आएंगे तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, और हाई कोर्ट में हाईएस्ट कौन होता है, चीफ जस्टिस होते हैं। तो ऐसे आप याद सकते हो, 1 मेंबर जो होंगे वो जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जो चीफ जस्टिस हो रह चुके हों हाई कोर्ट के। समझ में बात आ रही है? याद कैसे करोगे, कनेक्ट कर लो, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट कर लो। सबसे ऊपर सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके नीचे अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, अदर जजेस होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके नीचे स्टेट लेवल पे आओगे तो यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और उसके नीचे जो है होते हैं वो जजेस होते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, राइट। यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जो चेयरपर्सन होंगे वो तो या तो ये हो सकते हैं या तो ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हों। अब इसी की तरह दूसरे मेंबर जो होंगे वो सेम तो नहीं होंगे, उनसे थोड़ा सा नीचे उनको होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सेम रख देंगे तो दो दो चेयरपर्सन हो जाएंगे, इसलिए एक स्टेप नीचे आना है। एक स्टेप नीचे कैसे आओगे कि पहले कंडीशन में आपकी ये वाले पहले हो जाएंगे। पहली कंडीशन अदर जजेस, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रह चुके हो, किसी भी हाई कोर्ट में, राइट। समझ में आ रही है? याद कैसे रखना है ये भी साथ में समझते चलिए, याद करते चलिए, बेहतर होगा। अलग से याद करने अगर बैठोगे तो आप नहीं याद कर पाओगे, इसीलिए इसको कैसे कनेक्ट करना है वो आप चीजें समझते चलिए साथ में, राइट। अब देखो इसके अलावा या तो एक मेंबर हो गए, यहाँ पे चीफ जस्टिस हो गए, इसके अलावा टोटल 4 मेंबर की बात हो रही थी, 3 मेंबर और होंगे। तो 3 मेंबर जो होते हैं उनमें एक वुमेन होना जरूरी है, ठीक है। जो अदर 3 मेंबर्स होंगे उसमें 1 वुमेन कंपलसरी है, 1 वुमेन होना कंपलसरी है, एक वुमेन जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और इन तीनों मेंबर्स में जो है इनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड।
ठीक है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और या फिर एक्सपीरियंस रहा हो किसी तरह का, किसी तरह की नॉलेज इनके पास, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स के मामले में, उनको ही जो है अदर मेंबर्स के फॉर्म में इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें मेनली आपको ये 4 मेंबर याद रखने, 4 मेंबर्स और 1 जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो जाते हैं कुछ। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से हो जाते हैं? जो अदर जो कमीशन है उसी के जो यहाँ पे चेयरपर्सन होते हैं वही इसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशंस के। कौन कौन सी? माइनॉरिटी की, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट है एससी की, इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, और इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और इसी तरह नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो इन सभी के एक एक क्या होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं वही एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। राइट, मेनली आपको ये याद रखना है कि एक चेयरपर्सन होंगे और 4 जो है मेंबर्स होंगे। वो 4 मेंबर कौन कौन से होंगे? अब इसको याद करने का तरीका मैं एक फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, समझिए जरा। देखो, आप कंपोजिशन कैसे याद रखोगे? आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कंपोजिशन। ठीक है, आपको क्या करना है? कंपोजिशन याद रखना है। कैसे करोगे? इसमें सिंपली पहली चीज याद रखोगे, एक चेयरमैन होंगे इसमें, एक इसमें चेयरमैन होंगे। समझ में आ रही है बात? एक चेयरमैन होंगे। और चेयरमैन कौन हो सकते हैं? तो चेयरमैन आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग, चेयरमैन कौन होंगे? ये रिटायर्ड होंगे, रिटायर्ड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या फिर अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उस केस में उनको जज होना पड़ेगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो चेयरमैन के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि चेयरमैन जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। इसी तरह दूसरी कंडीशन जो आती है, एक जो मेंबर होंगे, एक जो मेंबर होंगे इसी से कनेक्ट करो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे कौन होगा? जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ पे सिंपली जज, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर चीफ जस्टिस होने चाहिए इसके हाई कोर्ट के। एक इसी के एक नीचे चले जाओ, एक नीचे चले जाना है ना, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, या फिर आप याद रखोगे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। इसी तरह थर्ड कैटेगरी जो है उसमें 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, 3 मेंबर्स में भी एक वुमेन होनी चाहिए, एक वुमेन होना चाहिए इसमें, एक जो होंगी इसमें वुमेन होंगी, 1 वुमेन होनी चाहिए। अब ये कौन होंगे? ये स्पेशल वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है ये स्पेशल वाले हैं, तो इनके पास स्पेशल स्पेशल नॉलेज होगी भाई, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस जो होगा वो एडिशनल लोगों के पास होगा। तो ये मेन 3 कैटेगरी आप बना लीजिए, इसको यही आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो अदर कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सब नहीं पूछेगा, मेन चीज ये पूछी जाएगी। बाकी आप बता सकते हो कि वो भी होते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। मेनली आपको ये पूछा जाएगा, आपसे ऐसा पूछा जाएगा वो जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो कौन होते हैं, क्या पद होता है उनका? आप बता सकते हो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे। इसी तरह आप बता सकते हो कि जो अदर मेंबर होते, एक पर्टिकुलर मेंबर होते हैं जो कि स्पेशलाइज नहीं होते हैं। ऐसे पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन कि द अदर मेंबर, द पर्सन हु इज नॉट एज चेयरपर्सन और नाइदर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, देन व्हाट विल बी द हिज एक्सपर्टाइज। ठीक है, उसकी क्या एक्सपर्टाइज होनी चाहिए वो, या व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? या तो जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट की या फिर चीफ जस्टिस होने चाहिए किसी हाई कोर्ट के। राइट, समझ में आ रही है बात सभी को यहाँ तक? ए या सुनो, एक बार सभी लोग एक बार या सुनो करके एक बार मेरे को बता दीजिए कि आप लोग को हाँ समझ में आ रहा है या नहीं समझ। यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है बातें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? प्लीज लेट मी नो whether you are getting everything or not. If there is any issue you can ask. ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें, किसी भी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारी चीज़ समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया? वेरी नाइस। ठीक है, बस याद करने की कुछ आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको अलग ये इस तरह से जैसे मैं बताता हूँ ना वैसे आप नोट्स बनाते चलो। जैसे नोट्स बनाते चलोगे ना आप, जस्ट उसको एक ही पेज में पूरा का पूरा पूरा ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आपने लिख लिया, जस्ट 5 मिनट आपको लगेंगे उसको रिवाइज करने में। अगर आप ऐसा पूरा लिखोगे बैठ के तो कम से कम आधे घंटे में आपको लिख पाओगे, फिर कम से कम 15 मिनट में उसको रिवाइज कर पाओगे, है ना? तो ऐसा मत करना, इस तरह से थ्योरी टाइप में मत लिखना, उसको शॉर्ट नोट्स बना के लिखना। एक तरह से जो है आप अपने नोट्स बनाइए जैसे अभी मैंने बताया आपको। राइट, अब इसमें दूसरी चीज क्या होती है कि ये भाई एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए।
इन मेंबर्स को कोई ना कोई अपॉइंट भी तो करता होगा। तो इन मेंबर्स को आप लोग ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जिसमें चेयरमैन होंगे और जो मेंबर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अदर मेंबर्स होंगे, सभी को बेसिकली आप ध्यान रखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जितने भी लोग हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। किसके बेसिस पे करते हैं ये ध्यान रखिएगा, जो पहले वाले मेंबर है जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है, तो ये कमिटी होती है, ठीक है। इस कमिटी को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन होता है जो कि डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। समझ में आ रही है बात कि कौन बनेगा, जैसे है ना कौन बनेगा करोड़पति, वैसे ही कौन बनेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर चेयरमैन, तो ये कौन डिसाइड करेगा, पीएम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पीएम हेड होंगे, बाकी कमिटी एक कंप्लीट कमिटी होती है जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बस आप इतना याद रखो कि एक कमिटी होती है जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पूरा आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए, राइट। क्लियर है। रिटायर्ड होने चाहिए, एक साथ दो दो पद नहीं संभाल पाएंगे ना प्रभात। अब देखो इसमें जो कमिटी होती है वो किन किन लोगों से मिलकर बनी होगी, पहली प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट थिंग क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं या फिर आप कह सकते हो हेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें होम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर भी इसमें में शामिल होंगे। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा स्पीकर एंड राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। राज्यसभा और के डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर भी इसमें शामिल होते हैं। टोटल इतने लोग हो गए थे। हालांकि ये आपको याद नहीं रखना है, मेनली याद रखना है कि जो कमिटी होती है उसको हेड कौन करता है, राइट। ये ध्यान रखेंगे कमिटी को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब कुछ ना कुछ टर्म होता होगा, जैसे जो यहाँ पे हमारे चेयरमैन डिसाइड हो जाएंगे, चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया गया, तो एक टाइम लिमिट तक ही तो रहेंगे ना, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते। तो टाइम लिमिट कितनी होती है, अब ध्यान रखेंगे 5 साल होती है, 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज। 70 साल के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, 5 साल अगर पूरा हो जाएगा तो भी रिटायर हो जाएंगे। तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। पहले अगर 5 साल हो गए उनको सर्विस के तो रिटायर, अगर 70 ईयर्स के हो गए तो रिटायर। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर 69 की एज पे जो है चेयरपर्सन बन रहा है तो वो एक ही साल बेसिकली जो है चेयरपर्सन रह पाएगा। 70 ईयर जहाँ पे हुआ वो वहां से हट जाएंगे, दूसरे अपॉइंट हो जाएंगे ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो एक चीज और इसमें ध्यान रखनी, जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और जितने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स होते हैं उन सभी का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का ही होता है, और 70 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए, आसानी से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नाउ मूविंग टू फंक्शंस एंड पावर, कुछ फंक्शंस एंड पावर भी होगी। फंक्शन देखो सारा का सारा ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, सिंपली आप बता सकते हो नेशनल ह्यूमन राइट से इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन रिलेटेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेयर इन जुडिशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, राइट। कैन विजिट एनी प्रिजन इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऑब्जर्व द लिविंग कंडीशन ऑफ इनमेट, ठीक है। यानी जो कैदी है वो किस तरह से रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे जो है आप ध्यान रखेंगे। हाँ, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको ही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, राइट। समझ में आ रही बात। इसके अलावा रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कौन प्रमोट करेगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं प्रमोट कर, राइट। इसके अलावा ह्यूमन राइट अवेयरनेस लिटरेसी थ्रू डिजिटल मीडिया प्रमोटेड बाय ह्यूमन राइट कमीशन वेरियस सेक्टर, ठीक है। तो एक तरह से बढ़ावा देने का काम है कौन करेगा, यही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा ही हैज़ द पावर टू रिकमेंड सूटेबल स्टेप्स दैट कैन प्रिवेंट वायलेशन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, वो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, बस रिकमेंडेशन का काम है, इसीलिए इसको वॉच डॉग बोला जाता है, ठीक है। तो रिकमेंड करने का मेन काम है इसका, इसी वजह से वॉच डॉग है ये, ठीक है। आप ये कह दो कि ये कोई सजा सुना दे किसी को, ये नहीं होगा, राइट। The President of India gets an annual report from NHRC which is laid before both houses of parliament, ठीक है। जो भी रिपोर्ट होती है प्रेसिडेंट के सामने आती है, एनुअल रिपोर्ट जो होगी कि क्या सिचुएशन है भारत में बेसिकली ह्यूमन राइट्स को लेकर के, तो एनुअल रिपोर्ट आएगी और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने जो है ये रिपोर्ट जाती है, राइट। तो ये भी याद रखें।
अब कुछ इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड जो है क्या क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे ये इश्यूज जरूर याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं के चांसेस हैं। जैसे आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, पुलिस वाले क्या देखते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स कुछ ऐसे भी होते हैं मनमाने तरीके से किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेंशन मतलब जबरदस्ती जेल में डाल देते हैं, इस तरह की इश्यूज देखे गए हैं। कस्टो कस्टोडियल टॉर्चर, यानी कस्टडी में खूब उनकी पिटाई हो रही, 3rd डिग्री चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएगी। इसके अलावा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इश्यूज हैं, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर वायलेंस है या डिस्क्रिमिनेशन है तो वो भी यहीं पर आएगा। जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग समझते हैं आप लोग, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आप कह सकते हो जब परिवार बेसिकली जुडिशियली जुडी एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब क्या होता है कि जब जज के अलावा खुद से ही लोग किसी को किल कर दें, किसी को मार दें, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है, जैसे मॉब लिंचिंग होती है तो लोग ही भीड़ ही किसी व्यक्ति को मार देती है, तो ये क्या आता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, राइट, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इसके अलावा सेक्सुअल वायलेंस एंड अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस अगर हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पे आएगी इसी के अंदर। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी, ठीक है, एलजीबीटी आपने सुना होगा, क्यू भी याद रखिए, क्यू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये होता है क्वीर या फिर क्वेश्चनिंग, ठीक है, एलजीबीटी राइट्स जो लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये बेसिकली फुल फॉर्म होता है, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो इनकी जो कम्युनिटी है इससे रिलेटेड इनके जो राइट्स हैं उनको भी इंश्योर करना है, ये भी यहाँ पे इसके अंतर्गत ही आएगा। एस टी डिसेबल पीपल एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटी इशूज, ये सारे आएंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि जो SC ST उसके चेयरमैन ही बेसिकली इनके मेंबर बना दिए जाते हैं इसके, तो वो तो देखेंगे इससे रिलेटेड चीज़ें। लेबर राइट्स एंड राइट टू वर्क, ये आएगा इसके अंतर्गत। कन्फ्लिक्ट इंड्यूस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिसहार्मनी अगर हो रही तो उससे रिलेटेड इश्यूज भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैनुअल स्केवेंजिंग, ये बहुत एक तरह से खराब पोजीशन है यहाँ पे, मैनुअल स्केवेंजिंग, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पहले कभी कभी क्या होता है जब सफाई करते हैं लोग नालों वगैरह की, तो लोग उसमें घुस के सफाई करते थे, ठीक है, अभी भी कई जगह पे देखा गया है कि लोग उसके अंदर घुस के खुद उतर के उसकी सफाई करते हैं। ये मैनुअल स्केवेंजिंग जो है ये एक तरह से ये भी एक इशू है ह्यूमन राइट्स का, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दीज आर ऑल आर इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन वायलेशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट, दीज आर मेजर इश्यूज विच यू कैन डिस्क्राइब, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस भी, लिमिटेशन में क्या है कि जो रिकमेंडेशन होगी ह्यूमन राइट कमीशन की वो बाइंडिंग नहीं होगी, मतलब जो रिकमेंडेशन दी है वो माने या ना माने, ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि उसको मानना ही पड़े, बाइंडिंग नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट कंसिडर अंडर नेशनल ह्यूमन राइट जुरिडिक्शन, मतलब प्राइवेट पार्टीज, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है वो किसी तरह का वायलेशन कर रहा है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये केवल गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा कि गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ह्यूमन वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात सभी को? इसके अलावा इसके पास ये पावर नहीं कि ये पैनलाइज करे अथॉरिटीज, ठीक है, ये अपनी रिकमेंडेशन को बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता, ठीक है, मतलब ये एक तरह से रिकमेंडेशन ही देगा, अब उसको और उससे को पैनलाइज का मतलब क्या है कि सजा सुना दे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता अथॉरिटीज को, वही कह रहा है कि आप उसको सजा सुना दो, तो ऐसा नहीं है, जो अथॉरिटीज होंगे वो खुद डिसाइड करेंगे कि सजा सुनानी या नहीं सुनानी, राइट। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज लिमिटेड जुरिडिक्शन ओवर केस रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, बहुत ही लिमिटेड जुरिडिक्शन है, क्योंकि आर्म फोर्सेस में तो वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन होगा ही, वहाँ पे जंग लड़ी जा रही है, वहाँ पे तो भाई एनिमीज है उनको तो मारना ही पड़ेगा, अगर मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज हैं उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को, ह्यूमन राइट वायलेशन जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन सब में ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, ठीक है, चाहे वो नक्सल्स के फॉर्म में आप देख लो, चाहे किसी भी फेज में देख लो, टेररिस्ट के फॉर्म में देख लो, सभी जगह होना ही होना है, उससे बच ही नहीं सकते, तो ये काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके अलावा जो अदर इश्यूज हैं जैसे एक्सेस केसेस, कंप्लेंट्स, इनसफिशिएंट फंड, ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें भी लिमिटेशन है एक तरह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, तो आपको लिमिटेशन समझ में आ गई होंगी, क्या लिमिटेशन है, कैसे इसका स्कोप लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर,
ठीक है, थोड़ा बहुत डर जो है अथॉरिटीज़ को बना रहता है कि कहीं ह्यूमन राइट्स कमीशन को अगर पता चल जाएगा तो उनकी छवि खराब हो जाएगी, है ना? कोई भी ऑफिसर इसीलिए डायरेक्टली, जैसे पुलिस है, वो डायरेक्टली किलिंग नहीं करती किसी की, है ना? इनकाउंटर करेगी तो वो छुप के करेगी, है ना? बाद में वो रिवील हो जाए वो बात अलग है। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं कि भाई कि सपोज़ कोई थाने पे 10-12 लोग एक साथ चले गए और सब जो है मान लो थाने को वो जलाने ही सब फॉर एग्ज़ाम्पल जा रहे हैं। वहाँ पे आग लगा दी उन्होंने, तो भी पुलिस जो होगी वो उनके ऊपर ओपन फायरिंग नहीं कर सकती क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाए, राइट? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखें।